हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? मैं ऐसा करता हूँ आप लोग आप सभी अच्छे होंगे अपने घरों पर, और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। अगर पढ़ाई में कोई कमी हो तो उसको सुचारू करें, नियमित तौर से वीडियो देखें। कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो पहले तो उसको अपने स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर भी नहीं होता है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी कर सकते हैं। अच्छा, हम पढ़ रहे थे पादपों में जलावशोषण एवं रसारोहण। तो पादपों में जो जलावशोषण है उसकी बात अपन कर चुके थे, और जो रसारोहण है वो चल रहा था अपन का, है ना। तो रसारोहण के बारे में हम पढ़ रहे थे, और रसारोहण की क्या पढ़ रहे थे? क्रियाविधि पढ़ रहे थे, रसारोहण की क्रियाविधि। ये चल रही थी। रसारोहण की क्रियाविधि को समझाने के लिए भूमि से जल का जो अवशोषण है वह पौधों के विभिन्न भागों तक अर्थात शीर्षों तक पहुंचाने के लिए गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। किसको? उस बल को। तो इस रसारोहण की क्रियाविधि समझाने के लिए विभिन्न क्या जो थ्योरी है, सिद्धांत है, वो प्रतिपादित किए गए थे, जिनमें से हमने एक सिद्धांत कल पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था? जैव बल सिद्धांत। जैव बल सिद्धांत पढ़ रहे थे, वाइटल फोर्स थ्योरी। इस सिद्धांत हमने क्या पढ़ा था? तने के अंदर, इस सिद्धांत के अनुसार तने के अंदर जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, जीवित सेल्स, उनमें क्या होता है? उनके अंदर एक जैव बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? जैव बल उत्पन्न होता है। उस जैव बल के कारण क्या होता है बच्चों? जो रसारोहण की क्रिया है वो क्या होती है? संपन्न होती है। जैव बल के सिद्धांत को मानने वाले जो प्रमुख वैज्ञानिक थे उनमें पहले कौन से थे? गॉडलेविस्की। कौन थे बेटा? गॉडलेविस्की। इन्होंने क्या किया था? पंप जो रिले थ्योरी है उसको क्या किया था? रिले थ्योरी प्रतिपादित की थी। गॉडलेविस्की ने क्या किया था? रिले तो थ्योरी है उसको क्या किया था? प्रतिपादित किया था। रिले पंप थ्योरी क्या की थी? इसको प्रतिपादित किए थे। गॉडलेविस्की के अनुसार जो जैव बल सिद्धांत है इसको समझाने के लिए रिले पंप थ्योरी का क्या किया? प्रतिपादन किया था। और उनके अनुसार जो जाइलम पैरेन्काइमा है, क्या थे? जाइलम पैरेन्काइमा एंड मज्जा जो किरणें हैं, पिथ बोलते हैं उसको इंग्लिश में। इस सिद्धांत के अनुसार पादपों के अंदर जो जाइलम पैरेन्काइमा है और पिथ है अर्थात मज्जा है, उसमें क्या किया था? उनकी जो जीवित कोशिकाओं में क्या होता है? जो परिवर्तन होता है, परासरण में क्या होता है? परासरण में परिवर्तन के क्या होते हैं बच्चों? आवर्ती क्या होते हैं? फलन होते हैं। सिद्धांत के अनुसार पादपों के अंदर जो जाइलम है, जाइलम पैरेन्काइमा, और जो मज्जा किरणें हैं, पिथरेज हैं, पिथरेज में क्या होता है? परासरण में क्या होता है? परिवर्तन होता है। परासरण में परिवर्तन क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हुआ? ऑस्मोटिक प्रेशर में जो अंतर होता है क्रमिक रूप से, आवर्ती रूप से, तो वो क्या है? वो क्या होता है? रिले पंप थ्योरी के अनुसार ये बात किसने की थी? गॉडलेविस्की ने की थी। और इसी के अनुसार क्या होता है? उनमें जो रसारोहण की क्रिया वो क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, रसारोहण की जो क्रिया है वो क्या होती है? यहाँ पर संपन्न होती है। तो पादपों के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा है और पित्र जो किरणें हैं, रेज हैं, उनमें क्या होता है? परासरण परिवर्तन के कारण, परासरण में परिवर्तन के कारण क्या होता है? उनके आवर्ती फलन होते हैं। इस कारण पादपों में रसारोहण की जो क्रिया होती है क्या होती है? संपन्न होती है। अच्छा, अब इसके बाद कौन से वैज्ञानिक थे नंबर 2 पर?
सर जेसी बॉस। कौन थे? सर जेसी बॉस। जगदीश चंद्र बसु जो हैं भारतीय वैज्ञानिक थे मुख्य रूप से, और इन्होंने पौधों पर विशेष रूप से क्या किया? अध्ययन किया। उनका जीवन विशेष रूप से पौधों के लिए क्या था? समर्पित था। और इन्होंने जैसे मनुष्य के अंदर क्या होते हैं? इमोशंस, भावनाएं होती हैं, ऐसे ही पौधों के अंदर क्या होती हैं? सुख दुख आदि जो भावनाएं होती हैं उनको क्या किया? अध्ययन किया, है ना। अच्छा, अब इस सिद्धांत की बात करें अपन, जैव बल सिद्धांत के अनुसार सर जगदीश चंद्र बोस ने क्या किया? स्पंदन सिद्धांत प्रतिपादित किया था। स्पंदन सिद्धांत प्रतिपादित किया था, ठीक है। और जो सर जगदीश चंद्र बोस ने जो पादप है, एक प्लांट है, कौन सा? भारतीय टेलीग्राफ। भारतीय टेलीग्राफ जो नामक पादप है, उस पर जाके अपने प्रयोग किए, एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। और इसका इंग्लिश नाम है डेस्मोडियम गायरेंस। डेस्मोडियम गायरेंस, ठीक है। तो सर जगदीश चंद्र बोस ने क्या दिया था? स्पंदन सिद्धांत दिया था, और प्लांट भारतीय टेलीग्राफ नामक जो पादप है उस पर क्या किया? अपना प्रयोग किया। हिंदी में नाम है इसका, और इसका इंग्लिश में बॉटनिकल नेम हो जाएगा डेस्मोडियम गायरेंस, ठीक है। अच्छा, अब ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि जो पादपों का जो तना होता है, क्या होता है बच्चों? तना में क्या होती है? कॉर्टेक्स कोशिकाओं की लेयर होती है। क्या होती है? कॉर्टेक्स कोशिकाओं की लेयर। कॉर्टेक्स सेल्स की क्या होती है? लेयर। कॉर्टेक्स सेल्स की लेयर में क्या होते हैं? लेयर में क्या होता है? कोशिकाएं, उनमें क्या होता है? नियमित कॉर्टेक्स सेल्स की जो लेयर्स होती हैं उनमें नियमित क्या होता है? नियमित लयबद्ध स्पंदन होता है। नियमित लयबद्ध स्पंदन के कारण कौन सी क्रिया होती है? रसायन की क्रिया होती है, ठीक है। तो जो जगदीश चंद्र बोस ने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार जो तने के अंदर कौन सी कोशिका होती हैं? कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं। तो कॉर्टेक्स सेल्स की जो लेयर होती हैं, कॉर्टेक्स सेल्स की जो लेयर होती है उनमें क्या होता है? लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें नियमित लयबद्ध स्पंदन की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है? जिससे जो रसायन की क्रिया होती है वो क्या होती है? संपन्न होती है, ठीक। और अपना प्रयोग किस पर किया था? भारतीय टेलीग्राफ नामक पादप पर किया था, और सिद्धांत को दिया था? स्पंदन सिद्धांत, ठीक है। तो दो वैज्ञानिक हुए, गोल्डलेविस्की और सर जगदीश चंद्र बोस। अच्छा, अब देखिए जो एक वैज्ञानिक था स्ट्रासबर्गर, स्ट्रासबर्गर भी ठीक है हिंदी में, और इंग्लिश में कहें इसको स्ट्रासबर्गर, ठीक है। स्ट्रासबर्गर कहते हैं कि साहब इन्होंने अब कुछ प्रयोग किए, और अपने जो प्रयोग हैं, अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो रसायन की क्रिया होती है, जो जैव बल वाइटल फोर्स थ्योरी है, रसायन की जो क्रिया होती है वह रसायन की क्रिया वाइटल फोर्स थ्योरी है, उससे क्या है? उससे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी से क्या है? संबंध नहीं है, ठीक है। किसने कहा था? ये स्ट्रासबर्गर ने कुछ प्रयोग किए, और उस प्रयोग के आधार बताया कि रसायन की जो क्रिया होती है वह वाइटल फोर्स थ्योरी से क्या है? कोई संबंधित नहीं है, बिल्कुल क्या है, इसका कोई लिंक नहीं है। लेकिन ये जो क्रिया होती है रसायन की क्रिया, ये पादपों को वातावरण में जो अनुकूलन वातावरण में अनुकूलता प्रदान करने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है, ठीक है। अर्थात इस क्रिया से क्या करते हैं? पादप वातावरण के साथ क्या होते हैं? अनुकूलित हो जाते हैं, इसलिए क्या होती है? ये क्रिया आवश्यक होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक अपन कल देख चुके थे कौन सा? जैव बल सिद्धांत। किसने दिया था ये सिद्धांत कहता है कि जो पादपों के अंदर जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है? तने के अंदर जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है? जैव बल की उत्पत्ति होती है, और ये जो जैव वाइटल फोर्स है, उस वाइटल फोर्स के कारण क्या होता है बच्चों? पादपों में कौन सी क्रिया होती है? रसायन की क्रिया संपन्न होती है,
और ये वाइटल फोर्स थ्योरी को मानने वाले कुछ वैज्ञानिक निम्न थे, उनके विचार कुछ इस प्रकार थे। पहले कौन सा थे? गॉडलेविस्की, इन्होंने क्या किया था? रिले पंप थ्योरी क्या किया थी? प्रतिपादित की थी। और इन्होंने कहा कि जो जाइलम की जो पैरेन्काइमा और जो पिथले होती हैं, मज्जा करने बोलते हैं उनको, उनमें क्या होता है? परासरण परिवर्तन के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं, जिससे क्या होती है? रसायन की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा है सर जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? स्पंदन सिद्धांत दिया था। और प्लांट कौन सा था? भारतीय टील का पादप है, उसका एक्सपेरिमेंट किया था। डेस्मोडियम गायरेंस, उन्होंने कहा कि जो पादपों का तना होता है, तना के अंदर कौन सी लेयर होती है? कॉर्टेक्स सेल्स की जो लेयर होती हैं, उनमें क्या होता है? नियमित लयबद्ध स्पंदन क्रिया होती है, जिससे क्या होती है? पादपों के अंदर क्या होता है? रसायन की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन एक अलग वैज्ञानिक थे स्टारबर्गर ने कहा कि रसायन की जो क्रिया होती है वह वाइटल फोर्स थ्योरी से क्या है? बिल्कुल भी क्या है? संबंध नहीं रखती है, संबंधित नहीं है। और लेकिन वातावरण से क्या है? वातावरण में अनुकूलता प्रदान करने के लिए यह जो क्रिया होती है क्या होती है? आवश्यक होती है। तो ये हमारा पहला सिद्धांत कंप्लीट होता है। इसको अपन कल भी देख चुके थे। अब आज पढ़ रहे हैं अपन मूल दाब सिद्धांत। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? नंबर 2 मूल दाब सिद्धांत। मूल दाब सिद्धांत, रूट प्रेशर थ्योरी। नंबर 2 है बच्चों रूट प्रेशर थ्योरी। मूल दाब का सिद्धांत। देखो इसमें क्या था? नंबर 2 वो है ये थ्योरी सिद्धांत। देखो इसमें क्या है? जो पैरेन्काइमा कोशिकाओं की जो सेल वॉल होती है, आपको पता है कि जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिका होती हैं? पैरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती हैं, पैरेन्काइमा कोशिकाओं की जो क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है। सेल वॉल में क्या होता है बच्चों? सेल वॉल में वो कैसी प्रकृति की होती है? ये जो सेल वॉल है वो होती है लचीली प्रकृति की। कैसी होती है? लचीली प्रकृति की होती है ये, ठीक है। तो पादपों में जो पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? लचीली प्रकृति की होती है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में, कौन सी कोशिकाओं में? सेल वॉल में। अगर इन कोशिकाओं में क्या भर दें अपन? कोई जो विलयन है, सॉल्यूशन है, उसको भरें या फिर कोई जल भर दें, तो सेल वॉल के इन कोशिकाओं में सॉल्यूशन अथवा जो जल है उनके प्रवेश करने से क्या होता है? इनमें क्या होता है? जो सेल वॉल है उसमें क्या होता है बच्चों? तनाव बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? तनाव बल उत्पन्न होता है, ठीक है भाई। जैसे इनके अंदर जो या तो कोई जल या जो सॉल्यूशन है विलयन प्रवेश करने से क्या होता है? जो कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है उनमें क्या होता है? तनाव बल या टेंशन जो फोर्स है वो क्या होता है? क्रिएट होता है। एवं यह जो कोशिका होती है, अब इनमें तनाव बल उत्पन्न हो गया, लेकिन वापस से ये जो कोशिका भित्ति है वह वापस से अपनी जो पूर्व अवस्था है उसमें आने का प्रयास करेगी। जैसे कोशिका भित्ति पहले थी वैसे ही वह अपनी पूर्व अवस्था में क्या करेगी? पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करेगी, ठीक है। अच्छा, एवं इस क्रिया में कोश और अब जैसा ही ये प्रवेश करेगी, मतलब पूर्वावस्था में आने क्या करेगी? प्रयास करेगी। लेकिन इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया में जो कोशिका के अंदर क्या बढ़ा है बेटा? उपस्थित द्रव पर क्या लगता है? एक दाब लगता है। क्या लगता है? पॉजिटिव जो वो है फोर्स, भाई इस क्रिया में कोशिका होती है वो क्या करती है? अपनी पूर्वावस्था में आने का प्रयास करती है। जैसे क्या होता है? तनाव बल उत्पन्न होता है। तो इस क्रिया में जो कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति होती है उस पर क्या होता है? एक धनात्मक जो फोर्स है, पॉजिटिव जो फोर्स है वो क्या लगता है? उत्पन्न होता है। अच्छा, जिससे कोशिका द्रव की कुछ मात्रा क्या बाहर निकल जाती है। जैसे ही कुछ धनात्मक जो बल लगता है तो इस क्रिया में कुछ द्रव की मात्रा क्या होती है? बाहर निकलती है। द्रव की मात्रा क्या होती है? बाहर निकलती है बच्चों। और ये बाहर निकल के प्रवेश करती है, बाहर निकलती है एवं द्रव की कुछ मात्रा जो वाहिकाओं में आ जाती है।
ये द्रव की मात्रा कहाँ पहुंची? वाहिकाओं में, वेसल्स के अंदर पहुंच जाती है, वाहिकाओं में क्या होती है? प्रवेश करती है, वाहिकाओं में प्रवेश करती है। ठीक है, वाहिकाओं में प्रवेश करने से क्या हुआ? तो जिससे वाहिकीय तत्वों में एक दाब उत्पन्न होता है। और यहाँ पर भी क्या होता है, जो वाहिका होती हैं इसमें भी क्या होता है? एक दाब उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक दाब उत्पन्न होता है। ये जो दाब है इसे कहते हैं मूल दाब। क्या कहते हैं बेटा? मूल दाब कहते हैं, रूट जो प्रेशर को कहते हैं। तो देखो जो कोशिका होती है कौन सी? पैरेन्काइमिक कोशिका। पैरेन्काइमिक कोशिका कैसे होती हैं? पैरेन्काइमिक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति कैसे होती है बच्चों? लचीली प्रकृति की होती है। और इन कोशिकाओं में कोई विलयन या जल के प्रवेश करने से क्या होता है? इनमें क्या होता है? तनाव बल उत्पन्न होता है। ठीक है, अब इस अवस्था में जो कोशिका होती है वह वापस अपनी पूर्व अवस्था में आने का क्या करती है? प्रयास करती है। और ऐसी अवस्था में क्या होता है? जो कोशिका भित्ति होती है उस पर क्या होता है बच्चों? एक पॉजिटिव फोर्स क्रिएट होता है। इस क्रिया में क्या होता है? द्रव कोशिका भित्ति से क्या होता है? द्रव की कुछ मात्रा बाहर निकलती है और वह कहाँ प्रवेश कर जाती है? वाहिकाओं में प्रवेश कर जाती है। तो वाहिकाओं में क्या होता है? एक दाब उत्पन्न होता है। वाहिका में क्या होता है? दाब उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। ठीक है, तो वाहिकाओं में उपस्थित रस की मात्रा, तो अर्थात जाइलम वाहिकाओं के इसमें जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाला धनात्मक दाब क्या कहलाता है? मूल दाब कहलाता है। ये जो वाहिकाओं किसकी होती हैं? जाइलम की होती हैं। ठीक है, तो जाइलम वाहिकाओं में पाए जाने वाला ऐसा रस या धनात्मक रस जिसमें क्या होता है? एक दाब उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। जाइलम वाहिकाओं के रस में पाए जाने वाला धनात्मक जो दाब होता है उसे क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। ठीक है, जाइलम जो वाहिका होती हैं उसमें क्या होता है? एक दाब उत्पन्न होता है, इसे कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। ठीक बेटा, तो ये जो कोशिका होती है क्या हुआ? पॉजिटिव फोर्स क्रिएट हुआ, इससे क्या हुआ? द्रव की मात्रा, यहाँ पर दबाव पड़ा, जिससे क्या हुआ? द्रव की मात्रा बाहर निकल जाती है और कहाँ पहुँच जाती है? जाइलम जो वाहिका होती है उनमें प्रवेश कर जाती हैं। तो यहाँ पर जो रस है, द्रव है, उसमें एक बार क्या होता है? दाब उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये मूल दाब है, इस जो मूल दाब के कारण क्या होता है? पादपों में पादपों के अंदर जो वाटर होता है, उसको वाटर को ऊंचे जो पेड़ होते हैं उसके द्वारा उसको वहाँ तक अपन पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो मूल दाब को हम किससे मापते हैं? पहले तो ये बताओ, मूल दाब को मापने के लिए अपन मैनोमीटर जो वो है उपकरण, उससे मापते हैं। मूल दाब को हम मैनोमीटर से क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक बेटा, अच्छा, अब जो मूल दाब है, ये जो मूल दाब है, ये मूल दाब एक सामान्य अवस्था में कितना होता है बेटा? ये जो कितना होता है? 2 वायुमंडलीय दाब होता है। ये जो मूल दाब है, ये मूल दाब सभी जो पादप होते हैं उनके लिए सामान्य अवस्था में कितना होता है? 2 ATM होता है, 2 वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, किसका मान है ये? मूल दाब का मान। तो किसी भी पौधे के लिए मूल दाब का मान कितना होता है? 2 वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं पाया गया। ठीक है, 2 ATM जो दाब है वो क्या होता है? पर्याप्त होता है, इससे अधिक दाब नहीं पाया जाता है। अच्छा, ये जो 2 ATM दाब है, ये 2 ATM दाब के द्वारा क्या होता है? इस 2 ATM दाब के द्वारा जल को हम कम से कम जो 20 मीटर ऊंचाई है, कितनी मीटर ऊंचाई है? 20 मीटर जो ऊंचाई है, हाइट है, वहाँ तक के जो पौधे होते हैं उनको क्या करते हैं? उन पर चढ़ सकता है। उस पर क्या होता है? तो 2 ATM दाब होता है, इस दाब के कारण क्या होता है? जो जल की मात्रा है, जल की जो हाइट है, वृक्षों के अंदर 20 मीटर ऊंचाई तक चढ़ सकती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन कुछ ऊंचे पादप हैं। कौन से पादप बच्चों? ऊंचे पादप हैं। लेकिन कुछ ऊंचे काष्ठीय पादप होते हैं, उनके लिए ये जो 2 ATM दाब है वो क्या होता है? पर्याप्त नहीं है, उनसे इसका काम नहीं चलता है। ठीक है, तो ऊंचे काष्ठीय पादपों के लिए 2 ATM दाब होता है, मूल दाब होता है, वो क्या होता है? कम होता है, और उनके लिए जो जल की मात्रा है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। इतना अधिक मूल दाब किसी भी पादप में संभव नहीं है। भाई 2 ATM दाब इनके लिए क्या है? पर्याप्त नहीं है।
इस एटीएम दाब से ये जो 2 एटीएम दाब है इन पादपों के लिए कितने इससे अधिक दाब की क्या होती है ज़रूरत होती है। अब लेकिन स्टडी की गई कि 2 एटीएम दाब से अधिक दाब है जो किसी पादप के लिए क्या नहीं है, संभव नहीं है ना। इससे हम अधिक दाब क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इतना अधिक दाब मूल दाब किसी भी पादप में संभव नहीं है और जिम्नोस्पर्म पादपों में मूल दाब प्रेजेंट नहीं होता है। एक पादप वर्ग बच्चों कौन सा, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट्स होते हैं ये पादप कैसे होते हैं, इनमें बच्चों जो नग्न बीज होते हैं उनका निर्माण होता है ना। उनके जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, नग्न होते हैं, तभी क्या कहलाते हैं वो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं। अलग से इनका अलग सा ग्रुप है बॉटनी के अंदर। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 पादप और ऐसे बीज जिनमें क्या होता है एक फल जो बीज है वो क्या होते हैं निश्चित जो फलवृत्ति है बीज वित्ती से ढके होते हैं, उसे क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। और जिनके जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, नंगे होते हैं, क्या कहलाते हैं, वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अच्छा, तो मैं कह रहा था आपसे कि जो जिम्नोस्पर्म पादपों में क्या होता है, जो मूल दाब है वो तो प्रेजेंट ही नहीं होता है, एब्सेंट होता है ना। क्या होता है, कैसा होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म पादपों में जो मूल दाब है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, पाया नहीं जाता है। और इसलिए और इसके बाद इसके अलावा सभी पादपों में जो मूल दाब है, सभी जो पादप हैं उन सभी पादपों का जो मूल दाब क्या होता है, अलग अलग होता है ना। कैसा होता है, सबका अलग अलग होता है और किसी किसी में प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो इसलिए ये जो सिद्धांत है वो क्या करेगा, क्या होगा, इसका जो महत्व क्या है, असीमित है। सीमित महत्व कैसा है इसका, सीमित महत्व है। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस आ गई इस कारण, क्योंकि सभी पादपों में मूल दाब प्रेजेंट होता नहीं है, जो जिम्नोस्पर्म उसमें प्रेजेंट नहीं है। और सभी पादपों में जो मूल दाब वो कुछ में प्रेजेंट हो सकता है, कुछ में क्या हो सकता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये सिद्धांत कैसे जो इसके कुछ क्या है, सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन हैं। ठीक है, इसलिए सिद्धांत क्या हो गया, अमान्य हो गया और इसकी इतनी अधिक मान्यता नहीं मिली। तो हम इसमें हमने क्या पढ़ा बेटा, रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब सिद्धांत। इस सिद्धांत के मानने वाला का विश्वास है कि जो पादपों की जो पैरेन्काइमल कोशिकाएं होती हैं, क्या होती है बच्चों, पादपों की पैरेन्काइमल कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं की कौन सी, कोशिका भित्ति, वो कैसी होती हैं, लचीली प्रकृति की होती हैं और इनके अंदर कुछ जल या जो सॉल्यूशन है इनके प्रवेश करने से क्या होता है, इनकी जो कोशिका भित्ति क्या होती है, तनाव की अवस्था में इनमें तनाव बल क्रिएट होता है और इस तनाव बल को मेंटेन करने के लिए वापस से जो कोशिका होती है, कोशिका भित्ति होती है, वह पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करती है और लेकिन वो पूर्व अवस्था में आ नहीं पाती है। और ऐसी स्थिति में जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के अंदर क्या होता है, धनात्मक जो दाब है, पॉजिटिव फोर्स है वो क्या क्रिएट होता है और इस कारण यहाँ पर क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है कोशिका भित्ति पर। कोशिका भित्ति पर दबाव पड़ने से क्या हुआ, एक पॉजिटिव फोर्स क्रिएट हुआ और इस क्रिया में क्या होता है, कोशिका भित्ति से द्रव की कुछ मात्रा बाहर निकलती है और ये जो मात्रा होती है द्रव की, जल की, वह जाइलम जो वाहिका होती हैं उसमें क्या होती है, प्रवेश कर जाती हैं। जाइलम जो वाहिका होती हैं उसमें क्या करती है, प्रवेश कर जाती हैं और इस प्रकार से जाइलम वाहिकाओं में जो रस होता है, द्रव होता है, उसमें क्या होता है बच्चों, एक दाब उत्पन्न होता है, इसे कहते हैं मूल दाब कहते हैं। तो जाइलम वाहिकाओं में उपस्थित रस होता है उसमें क्या होता है, दाब उत्पन्न होता है, इसे मूल दाब कहते हैं। और मूल दाब को हम किससे मापते हैं, एक उपकरण है मैनोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं बच्चों, मैनोमीटर से मापते हैं। और सभी पादपों के लिए कितना होता है मूल दाब का मान, 2 ATM दाब से अधिक नहीं पाया गया। जनरली संभव रूप से कितना होता है, 2 ATM दाब सब पादपों के लिए क्या होता है, पर्याप्त है, ऐसा अध्ययन किया गया। ठीक है, तो मूल दाब का मान 2 ATM जो मूल दाब है उससे अधिक नहीं पाया गया। लेकिन और सुनो, 2 ATM जो मूल दाब है वह पादपों के अंदर जो 20 मीटर ऊंचाई है वहां तक जल को ले जाने में संभव है। कितना दाब, 2 ATM दाब। लेकिन बच्चों जो जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म पादप होते हैं, ऊंचे काष्ठीय पादप होते हैं, है ना, ऊंचे काष्ठीय पादप होते हैं, उनमें 2 ATM जो मूल दाब है उससे काम नहीं चलता है और उनके लिए ये जो मूल दाब है पर्याप्त नहीं होता है और उनके लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, अधिक जो दाब है उसकी आवश्यकता होती है, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ये जो सिद्धांत है क्या किया गया, अमान्य किया गया। और इसके अलावा जिम्नोस्पर्म पादपों में ये जो 2 ATM दाब है या मूल दाब है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। और सभी पादपों में ये जो मूल दाब है क्या होता है, अलग अलग होता है या क्या होता है, एब्सेंट होता है। इसलिए ये रूट जो थ्योरी है, मूल दाब सिद्धांत है, इसका महत्व क्या हो गया, इसकी सीमित कुछ लिमिटेशंस हो गई, इसलिए सिद्धांत क्या किया गया, अमान्य कर दिया गया।
ठीक है, रूट प्रेशर थ्योरी। मैं ऐसा करता हूँ, आप लोगों को समझ बिल्कुल आया होगा, रूट प्रेशर थ्योरी। अच्छा, अब देखो लास्ट थ्योरी है और इंपॉर्टेंट भी है, मूल दाब सिद्धांत को देखो अपन। नंबर तीसरी थ्योरी है बच्चों, नंबर तीसरी जो थ्योरी है वो है बच्चों भौतिक बल सिद्धांत। भौतिक बल सिद्धांत नंबर तीसरी है थ्योरी, भौतिक बल सिद्धांत, फिजिकल फोर्स थ्योरी। भौतिक बल सिद्धांत, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से इसको इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग, खूब एग्जाम में आता है ये भौतिक बल सिद्धांत, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज तक भी हमारे टाइम से भी खूब चला रहा है ये, और आज तक इम्पोर्टेंट है ये। इससे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर कई बार पुट कर दिया जाता है, और वैसे हालांकि सिंपल भी है, और मुख्य रूप से आपसे इस सिद्धांत का जो कारण है या फैक्टर से वो पूछे जाते हैं, और इसके प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिकों के नाम पूछे जाते हैं, है ना। और इसके अंदर हालांकि जो थ्योरी वो भी आपको पढ़नी है। तो देखो वैसे एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है सिद्धांत। तीनों सिद्धांत है, उनमें से तीसरा सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या था, तो जो रसायन के सिद्धांत हैं, रसायन के जितने सिद्धांत हैं उनमें क्या है सिद्धांत, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। क्या बेटा, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है ये, अर्थात इसको सभी वैज्ञानिक क्या करते हैं, आज भी मानते हैं, और इसको आज भी मान्यता मिली हुई है। अच्छा, इस सिद्धांत के अनुसार रसायन केवल भौतिक बलों के कारण होता है, जीवित कोशिकाएं इसमें भाग नहीं लेती हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है भौतिक बल। इस सिद्धांत का मानना है कि जो रसायन की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है, रसायन की जो क्रिया होती है, रसायन की क्रिया भौतिक जो बल हैं, भौतिक जो बल हैं, भौतिक बलों के कारण होती हैं। इसमें जीवित जो कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिकाएं भाग नहीं लेती हैं। ठीक है, इस सिद्धांत क्या मानना है, नाम से स्पष्ट हो रहा है भौतिक बल सिद्धांत, अर्थात जो रसायन की क्रिया विधि है, रसायन की क्रिया सिर्फ किससे होती है, भौतिक बलों के कारण होती है। इसमें जो पादपों की जीवित कोशिकाएं क्या होती है, भाग नहीं लेती है। अच्छा, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, दो वैज्ञानिक थे, डिक्सन एंड जॉली, डिक्सन एवं जॉली, उन दोनों वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत का क्या प्रतिपादन किया। ठीक है, तो भौतिक बल सिद्धांत का प्रतिपादन दो वैज्ञानिक डिक्सन एवं जॉली, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों नाम, है ना। डिक्सन एवं जॉली ने ये सिद्धांत क्या किया था, प्रतिपादित किया था। और कब किया था, 1854 में, भी सन भी थोड़ा ध्यान रख लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए 1854 में। अच्छा, इसके अनुसार जल के ससंजन बल, अच्छा मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर्स में, जल में क्या मिलता है बेटा, ससंजन बल मिलता है। ससंजन बल, जल के अंदर क्या है, ससंजन बल, ससंजन बल एवं जल के ससंजन बल एवं बाष्पोत्सर्जन अपकर्ष, बाष्पोत्सर्जन अपकर्ष या खिंचाव, बाष्पोत्सर्जन अपकर्ष या खिंचाव एक ही बात है, के कारण ये जो क्रिया होती क्या होती है, संपन्न होती है। देखो इस सिद्धांत में सिर्फ यही बात थी दो, कि
ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के अंदर क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार जल के अंदर क्या होता है, जल के अंदर ससंजन बल अर्थात कोएसिव फोर्सेज या कोएशन फोर्सेज प्रेजेंट होता है। तो जल के ससंजन बल एवं बाष्पोत्सर्जन अपकर्ष, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, पादपों की जो विभिन्न भाग होते हैं, पत्तियां होती हैं, उनसे क्या होता है, जल का बाहर निकलना। इसको अपन अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, किसमें, बाष्पोत्सर्जन अलग से क्या है, चैप्टर्स है। तो जल के अंदर ससंजन बल एवं बाष्पोत्सर्जन जो अपकर्ष है, खिंचाव है, के कारण ये जो क्रिया है पादपों में क्या होती है, संपन्न होती है। ये दो ही पॉइंट हैं मुख्य रूप से, इसी पर क्या होगा, पूरी थ्योरी डिपेंड है ना। ये दोनों जो शब्द हैं, यही सिद्धांत के अंदर क्या होंगे, बार बार घूमेंगे और फिरेंगे, है ना। अच्छा, अब इस सिद्धांत के जो विचार है, प्रति बिंदु है, वो क्या है, कुछ निम्न इस प्रकार है ना। देखो अब क्या पढ़ रहे हैं, सिद्धांत के कुछ बिंदु पढ़ रहे हैं। पहला बिंदु क्या है इसमें, कि जो पादपों में मूल से लेकर के पत्तियों तक एक निश्चित क्या होता है, अटूट जल स्तंभ जो जल होता है वो होता है, बना रहता है। देखो पादपों के अंदर क्या होता है, पादपों के अंदर या पादपों में मूल से लेकर, कहाँ से लिखा बेटा, मूल से लेकर और पत्तियों तक पादपों में मूल से लेकर के पत्तियों तक जल एक निश्चित अटूट जल स्तंभ के रूप में बना रहता है। अटूट जल स्तंभ के रूप में बना रहता है, जिससे क्या कहते हैं, जिसे जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, देखो पहला बिंदु क्या है सिद्धांत का, कि पादपों में जो क्या होता है, जड़ होती है, मूल होती है, वहां से लेकर के और कहां तक, पत्तियों तक, अर्थात तने से होते हुए, है ना। पादपों में मूल से लेकर अर्थात तने से होते हुए पत्तियों तक जो जल होता है, वह जल एक निश्चित अटूट जल स्तंभ के रूप में क्या होता है, बना रहता है। जिसे क्या कहते हैं, इस जो संबंध होता है, स्तंभ होता है, इसे कहते हैं क्या, जल स्थितिक प्रणाली या जल स्थितिक सिस्टम कहते हैं इसको। ठीक है, इसका पहला पॉइंट हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण होने वाली जल हानि से पत्तियों की जो सिराएं होती हैं, उनमें भी क्या होता है, जल स्तंभ में एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसे बाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं। देखो पादपों के अंदर कौन सी क्रिया होती है बच्चों, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण पत्तियों की सिराएं होती हैं, पत्तियों की सिराओं में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण पत्तियों की जो सिराओं में क्या होता है, जल स्तंभ, सिराओं में जल स्तंभ क्या होता है, में खिंचाव उत्पन्न होता है। जल स्तंभ में एक खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव, यह क्या कहते हैं, अपकर्ष कहते हैं इसको। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया से क्या होता है, पत्तियों के अंदर जल की हानि होती है। तो जब जल की हानि होगी तो क्या होगा, जो जल नीचे से खींचेगा, तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा होने वाली जल हानि से क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण जो पत्तियों की सिराएं होती हैं, पत्तियों के अंदर क्या होती है, सिराएं होती हैं। तो पत्तियों की सिराओं में क्या होता है, जो जल स्तंभ है, वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका स्तंभ बनता है। तो जल स्तंभ में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, जल स्तंभ में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन खिंचाव या अपकर्ष कहते हैं। ठीक, किस कारण से होती है, ये बाष्पोत्सर्जन के कारण संपन्न होती है। जल के अणुओं के मध्य क्या होता है, जो ससंजन बल होता है। नंबर तीसरा पॉइंट है, जल के अणुओं के मध्य जो ससंजन बल होता है,
ससंजन बल का जो मान होता है वो कितना होता है, ससंजन बल का मान कितना होता है 45 से और 207 जो एटीएम है वो होता है। जल के अणुओं के मध्य ससंजन बल होता है उसका मान कितना होता है 45 से 207 जो एटीएम है उस होता है, जिसके कारण क्या होती है वाष्पोत्सर्जन खिंचाव से जल स्तंभ टूटता नहीं है। इतने और इतने बीच में जो दाब होता है, इस दाब के कारण क्या होता है जो जल स्तंभ होता है, जल का जो स्तंभ होता है वो क्या होता है, जल का स्तंभ टूटता नहीं है, स्तंभ टूटता नहीं है। वल क्या होता है, वल की ऊपर की ओर क्या होता है खिंचा चला जाता है, खिंचा चला जाता है। भाई ये जो जल के अणुओं के मध्य क्या मिल रहा है ससंजन बल है, उसका मान वैज्ञानिकों ने ज्ञात किया तो उन्होंने बताया कि जो इस ससंजन बल का मान कितना होता है 45 से 207 एटीएम होता है। इस दाब के कारण, इस वायुमंडलीय दाब के कारण जल का जो स्तंभ है वो क्या होता है टूटता नहीं है, बल्कि क्या होता है ऊपर की ओर खिंचा चला जाता है। अच्छा, नंबर तीसरा पॉइंट है वो इसमें सब 3-4 बात मिक्स हो गई। देखो इसमें क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार जो वाष्पोत्सर्जन किससे उत्पन्न जो तनाव है, किससे उत्पन्न वाष्पोत्सर्जन उत्पन्न तनाव, वाष्पो से क्या उत्पन्न होगा, वाष्पोत्सर्जन से क्या होगा एक तनाव उत्पन्न होगा, वाष्पोत्सर्जन उत्पन्न एक तनाव बल, तनाव तथा जल के अणुओं के मध्य क्या है ससंजन बल। ठीक है, तो ये क्रिया और साथ में कौन सी क्रिया है ससंजन बल की क्रिया, जो किसमें स्थित है जल में उपस्थित ससंजन बल। जल में उपस्थित कौन सा बल ससंजन बल के कारण पादपों में जल को नीचे से शीर्ष की ओर निष्क्रिय रूप से खींच लिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों बल को क्या है एक समरूप से प्रभाव होता है। भाई पौधों में क्या हुई, कौन सी क्रिया हुई वाष्पोत्सर्जन क्रिया हुई, जिससे क्या हुआ पादपों के जो सराय होते हैं में क्या हुआ तनाव बल उत्पन्न हुआ, जिससे क्या हुआ, और जल में जो जल के अणु उसमें कौन सा बल उपस्थित होता है ससंजन बल होता है। जल के जो अणु होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें क्या होता है ससंजन बल उपस्थित होता है। तो इन दोनों क्रियाओं के प्रभाव से जो जल का है, जल का जो खिंचाव है वह जो नीचे से क्या होता है ऊपर की ओर पादप के क्या होता है निष्क्रिय रूप से क्या होता है बच्चों खिंचा चला जाता है, निष्क्रिय रूप से क्या होता है हो जाता है। ठीक है, किस रूप से निष्क्रिय रूप से। और इस क्रिया में ना तो नाम से स्पष्ट है निष्क्रिय है, तो ना तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी और ना ही किसी प्रकार की क्या होगी, ना ही इस क्रिया में ऊर्जा व्यय होती है, और इस क्रिया में ऊर्जा की व्यवस्था होती है और ना ही इस क्रिया में जीवित जो कोशिकाएं होती हैं उनकी क्या होती है आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो निष्क्रिय रूप से क्या होता है हो जाता है। और जो एनर्जी होती है, एनर्जी का क्या होता है इसमें कोई योगदान नहीं है, तो एनर्जी का कभी क्या एनर्जी का कोई कार्य नहीं है यहाँ पे। और इस क्रिया में ये जो क्रिया होती है कहाँ होती है, जो जीवित कोशिकाएं हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है साहब। जीवित जो सेल्स होती हैं कौन सी लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स के अंदर इस क्रिया क्या होती है आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो देखो इसमें द्वारा समझो इस चीज़ को कि पादपों में जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण क्या होता है तनाव बल उत्पन्न होता है, और जल के जो अणु होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें उपस्थित जो ससंजन बल होता है, इन दोनों के प्रभाव से क्या होता है जल भूमि से ऊपर की ओर क्या होता है शीर्ष तक खिंचा चला जाता है। और जो कैसे होता है निष्क्रिय रूप से इस क्रिया से क्या होता है जल का क्या होता है अवशोषण हो जाता है। इस क्रिया में ना तो एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी कार्य नहीं करती है, और ना ही ये जो क्रिया होती है कौन सी कोशिकाओं में होती है जीवित कोशिकाओं में भी ये क्रिया नहीं होती है। अच्छा, अब इसके सिद्धांत के पक्ष में कुछ वो देख लें कि कमेंट्स देख लें सिद्धांत पक्ष में कि कौन कौन से जो पक्ष हैं, कौन कौन सी बातें हैं जो इस सिद्धांत के पक्ष में क्या करती हैं अपनी राय व्यक्त करती हैं, है ना। तो ये जो वो है पक्ष के प्रमाण, पक्ष में प्रमाण देखो क्या है ये। इस सिद्धांत के अनुसार कुछ कई प्रमाण दिए गए जिससे कि वाष्पोत्सर्जन की दर क्या है, जैसे ही वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो बच्चों वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन क्रिया या वाष्पोत्सर्जन की दर बोल सकते हैं।
दर सीधे किसके, सीधे जो रसायन की क्रिया है, रसायन की जो क्रिया है उससे क्या है संबंधित पाया जाना। देखो पहला प्रमाण क्या है, जब पादपों में कौन सी क्रिया होती है बच्चों, रसायन की क्रिया, वो सॉरी बाष्पीभवन क्रिया होती है, तो बाष्पीभवन की जो दर होती है वह सीधे ही क्या होती है, जो रसायन की क्रिया होती है उससे क्या होती है, संबंधित होती है। ठीक है भाई, जितनी ज़्यादा क्या होगी बाष्पीभवन क्रिया होगी उतनी ज़्यादा क्या होगा, पादपों के अंदर जल का अवशोषण अधिक होगा, खनिजों का अवशोषण अधिक होगा। तो ये जो क्रिया रसायन की क्रिया वह क्या होती है, इस क्रिया के सीधे क्या होती है, समानुपाती हो सकती है या इससे क्या हो सकती है, संबंधित हो सकती है। और देखो दिन के समय पादपों के जल स्तंभ है, एक पक्ष तो ये हो गया, एक पक्ष और सुनो, दिन के समय, कब बच्चों, दिन के समय, दिन के समय पादपों के स्तंभ है, पादपों के स्तंभ, पादपों के स्तंभ है, पादपों के स्तंभ बोलते हैं तने को, स्तंभ एवं शाखाओं में, स्तंभ एवं शाखाएं होती हैं पादपों की, तो शाखाओं में जो जल स्तंभ तनाव की स्थिति में होता है, शाखाओं में जो जल स्तंभ है तनाव की स्थिति में रहता है। देखो तो इस सिद्धांत के पक्ष में दो प्रमाण प्रस्तुत किए गए। पहला है जो बाष्पीभवन की जो दर होती है वह सीधे ही जो रसायन की क्रिया होती है उससे क्या है, संबंधित है, अर्थात जब बाष्पीभवन क्रिया बढ़ेगी तो रसायन की क्रिया है वो भी बढ़ेगी। ठीक है, और दूसरा पक्ष जो प्रमाण क्या है इस पक्ष में, दिन के समय पादपों के जो स्तंभ बोलते हैं तने को, तो दिन के समय पादपों के स्तंभ है या शाखाओं में जो जल स्तंभ है वह क्या होता है, तनाव की स्थिति में रहता है, अर्थात उनमें जल का स्तंभ है वो क्या होता है, लगातार बना रहता है, तनाव की अवस्था में रहता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण थे। तो इसको दोबारा सुनने के बाद थोड़ा थोड़ा हम पढ़ रहे हैं भौतिक बल सिद्धांत या फिजिकल फोर्स थ्योरी, है ना। तो देखो ये सिद्धांत क्या है बच्चों, हमने जो सिद्धांत मैंने पढ़े थे उन सभी सिद्धांतों में ये जो सिद्धांत है रसायन की क्रिया को समझाने वाला सर्वाधिक क्या है, मान्य सिद्धांत है, अर्थात सबसे अधिक मान्य है, आज ही मान्य है। इस सिद्धांत के अनुसार रसायन की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, भौतिक बलों के कारण होती है। क्या होता है इसमें, भौतिक बल भाग लेते हैं, तो भौतिक बलों के कारण होती हैं। इसमें जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उसमें कोई भाग नहीं लेती हैं। अच्छा, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, डिक्सन एवं जॉली ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या करता है, ये सिद्धांत दो बात है इसमें, जल के जो अणु होते हैं उनमें क्या होता है, सस्पेंशन बल कार्य करता है, और जो बाष्पोर्जन खिंचाव या अपकर्ष के कारण ये जो क्रिया है वो क्या होती है, संपन्न होती है। अब इन दोनों जो शब्द हैं इनको समझना थोड़ा सा। पादपों में मूल से लेकर के और खां तक, पादपों में मूल से लेकर पत्तियों तक जल एक क्या होता है, निश्चित अटूट जल स्तंभ के रूप में बना रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जल स्थितिक प्रणाली, जल स्थितिक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पादपों के अंदर कहाँ से होता है, मूल से लेकर के और पत्तियों तक, अर्थात तने से होता हुआ। तो पादपों में मूल से लेकर के और तने से होता हुआ पत्तियों तक जल एक क्या होता है, जल एक निश्चित अटूट जो जल स्तंभ है उसके रूप में क्या होता है, बना रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जल स्थितिक प्रणाली कहते हैं। अच्छा, ये पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है बाष्पोजन की क्रिया के कारण। बाष्पोजन में क्या होता है बच्चों, बाष्पोजन की क्रिया के कारण क्या होता है, जल की हानि होती है। किससे होती है, मुख्य रूप से पत्तियों से होती है, हालांकि और भी भाग हैं उनसे क्या होती है, जल की हानि होती है। तो मुख्य रूप से बाष्पोजन क्रिया होती है, उनसे क्या जल की हानि होती है। तो बाष्पोजन की क्रिया के कारण पत्तियों की जो सिराएं होती हैं, पत्तियों की सिराओं में क्या होता है, जल का स्तंभ एक खिंचाव, जल सिराओं में जल स्तंभ में क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है। बाष्पोजन की क्रिया के कारण पत्तियों की सिराओं में जल स्तंभ है, सिराओं में क्या जल स्तंभ है, उसमें क्या होता है, खिंचाव बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, बाष्पोजन खिंचाव या अपकर्ष कहते हैं। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पत्तियों में क्या हो रहा है, जल का लॉस हो रहा है। तो पत्तियों में जल का लॉस हो रहा है तो बाहर क्या होगा, जो उनकी सिराएं हैं उनमें जल क्या होगा, एक अटूट संबंध के रूप में रहेगा, है ना। तो क्या होगा, उनमें खिंचाव बल उत्पन्न होगा, क्या होगा, ये खिंचाव उत्पन्न होगा सिराओं में। इससे क्या होगा, जिसे बाष्पोजन अपकर्ष या बाष्पोजन क्या कहते हैं, उसको खिंचाव कहते हैं। अच्छा, तीसरा का बिंदु क्या है, जल के अणुओं के मध्य जो सस्पेंशन बल है उसका मान कितना देखा गया, 45 से और 207 ATM है, उतना होता है। ये जो इसके कारण क्या होता है, जल को जो स्तंभ है, जल का स्तंभ टूटता नहीं है
बल्कि ऊपर की ओर क्या होता है, खिंचा चला जाता है। और जो बाष्पीभवन की क्रिया होती है, बाष्पीभवन की क्रिया कारण पत्तियों में क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, और जल के अणु में क्या होता है, जल के अणु के मध्य उपस्थित होता है संघनन बल। इन दोनों बल के कारण जो जल है वह भूमि से सीधा ही पत्ती पादप का जो शीर्ष भाग है वहाँ तक उसका जो जल का अवशोषण है वो निष्क्रिय रूप से हो जाता है, और इस कार्य में न किसी एनर्जी की व्यवस्था होती है और न ही इस कार्य में जीवित कोशिकाएं भाग लेती हैं। और प्रमाण क्या है इसके पक्ष में, बाष्पीभवन की दर सीधे ही क्या होती है, रसायन की क्रिया से क्या है, संबंधित होती है। दिन के समय दूसरा प्रमाण है, दिन के समय पादपों के स्तंभ ये शाखाओं में जल स्तंभ क्या होता है, तनाव की स्थिति में बना रहता है। ठीक है बेटा, तो ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। भौतिक बल सिद्धांत, फिजिकल फोर्स थ्योरी किसने दिया था, डिक्सन और जोली ने 1894 में। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, और इस पार्ट में आपको जो भी प्रॉब्लम है वो मुझसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, या इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो आपसे, इस पार्ट को आप पूरा बुक से पढ़ना, और आपके जो नोट्स वगैरह है वो आपको पीडीएफ से मैं क्या कर आपको सेंड कर दूंगा, है ना। अभी कल हम थोड़ा सा फील्ड में बाहर गए थे तो इसीलिए आपको नोट्स अवेलेबल नहीं हो पाए होंगे, तो फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा आपको नोट्स सीधे ही ग्रुप में जुड़ करके आपको और प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये आपको कौन सिद्धांत हो गया, भौतिक बल सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अब ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, खत्म होता है, समाप्त होता है। इससे कुछ क्वेश्चन है उनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चनों को अपन थोड़ा देख लेते हैं, बड़े क्वेश्चन तो पूरा पार्ट ही इसमें आ जाता है खैर, तो छोटे जो क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि मृदा से पौधों को सर्वसुलभ जल कौन सा है। मैंने आपको पौधों के लिए जो भूमि के अंदर क्या होता है, जल के कुछ प्रकार बताए थे आपको, कौन कौन से जल थे। एक तो था गुरुत्व जल, एक था कौन सा, आर्द्रता ग्राही जल, और एक था कौन सा, केशकीय जल। तो इसमें से देखो पौधों के लिए सिर्फ सर्वसुलभ जल कौन सा है, केशकीय जल है। क्या है इसका आंसर, केशकीय जल। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मृदा से पौधों को जो सर्वसुलभ जल कौन सा है, सर्वसुलभ जल कौन सा होता है बच्चों, केशकीय जल। अर्थात ये जल ही सिर्फ पौधों को उपलब्ध हो पाता है। ये दोनों जल पौधों के लिए क्या है, महत्वहीन है ना। तो ये जो पौधे, ये जो जल है, इस जल को पौधे ग्रहण कर पाते हैं और यही पौधों क्या होता है, उपलब्ध हो पाता है। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, केशकीय जल। दूसरा बचा, मूलों के किस भाग से जल का अवशोषण होता है। मूल के आपको क्षेत्र बताए थे मैंने आपको, दूसरा क्वेश्चन। तो मूल के किस भाग से जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। बताओ इसमें पहले क्या होगा इसका आंसर। देखो आपको जड़ के मैंने कितने बार बताए थे, 5 बार बताए थे। इससे पहला कौन सा था, मूल गोप, दूसरा कौन सा था, मूल शीर्ष, तीसरा कौन सा था, रूट ऑफ एलोंगेशन, और लास्ट में था रूट हेयर। तो मैंने आपको जो रूट हेयर वाला क्षेत्र है, तो रूट हेयर अर्थात जो मूल रोम वाला क्षेत्र है, उस मूल रोम वाले क्षेत्र के क्या होता है, जल का क्या होता है, मृदा से अवशोषण होता है। तो क्या है इसका आंसर, रूट हेयर या फिर मूल रोम। ठीक है, तो मूल रोम का योगदान किस में है, मुख्य रूप से जल के अवशोषण क्रिया में इसका क्या है, महत्व है। तो मूल के किस भाग से जल का अवशोषण होता है बताओ, रूट हेयर या फिर मूल रोम से। ठीक है, दूसरा आंसर हो गया, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, पादपों में अवशोषित जल का जाइलम ऊतकों तक पहुंचने का कौन सा मार्ग सर्वाधिक प्रतिरोध वाला है। पादपों में जो अवशोषित जल का जाइलम ऊतक तक पहुंचने का कौन सा मार्ग सर्वाधिक प्रतिरोध वाला है, बताओ बेटा। इसका आंसर हो जाएगा सिंपलास्ट। कौन सा हो जाएगा, सिंपलास्ट। तो सिंपलास्ट वाला जो पथ है, इस वाले पथ में क्या होता है कि जो जल का जो अवशोषण है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध इसमें ही होता है। ठीक है, तो सिंपलास्ट पथ में, सिंपलास्ट जो पाथवे है
उस पाथवे में क्या होता है, सबसे अधिक क्या होते हैं, सबसे अधिक प्रतिरोध वाला होता है, सबसे अधिक प्रतिरोध वाला होता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो पाथवे कौन सा मार्ग सबसे अधिक प्रतिरोध वाला होता है, सिंपलास्ट पाथवे, इसका तीसरे का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन है, रसारोहण का ससंजनवाद किसने प्रस्तुत किया था? बताओ बेटा किसने दिया था? अभी पढ़ाया आपको मैंने, ससंजन बल सिद्धांत डिक्सन एवं जॉली ने। किसने दिया था बेटा? डिक्सन एवं जॉली थे 1854 में। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? चौथा आंसर हो जाएगा। तो रसारोहण का जो सिद्धांत है कौन सा, ससंजनवाद सिद्धांत किसने दिया था? डिक्सन एवं जॉली ने दिया था। पांचवा क्वेश्चन है, पादपों में रसारोहण के दौरान जल किस ऊतक से ऊपर की ओर चढ़ता है? तो जो जल है वो किससे चढ़ता है? वाहिका एवं वाहिनिकाओं चढ़ता है, वेसल्स एवं ट्रैकिड्स। पांचवा क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ मैं, जो पादपों के अंदर जो रसायन की क्रिया होती है वह होता है वाहिकाओं, वाहिकाओं एवं जो वाहिनिकाएं होती हैं, कहाँ होती है? जाइलम के अंदर होती है ना। तो जाइलम के अंदर जो वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं होती हैं उसके द्वारा क्या होता है, जो रसायन की क्रिया होती है क्या होती है? संपन्न होती है। ठीक है, रसायनों के दौरान जो जल का ऊतक किस प्रकार चढ़ता है? तो कौन से चढ़ता है? वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं से चढ़ता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेसल्स एवं ट्रेकिड्स। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? वेसल्स एवं ट्रेकिड्स के जो वो हैं जाइलम के तत्व हैं, ये इनके द्वारा क्या होता है? जल रसायन की क्रिया के दौरान ऊपर चढ़ता है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन 5 तो हमने कर लिए। अब छोटे क्वेश्चन है, देखो, पार्श्व जल है, पार्श्व जल के विभिन्न मार्गों के नाम बताइए। पार्श्व जल पहले तो किसे कहते हैं? पार्श्व जल होता है लेटरल जो फ्लो होता है, लेटरल जो फ्लो होता है वो किसे कहते हैं? आपको पता है कि जो मृदा होती है, मृदा से कौन करता है अवशोषित? मूलरोम करता है, रूट हेयर करता है, और रूट हेयर से कहा जाएगा, रूट हेयर से जल है वो कहा जाएगा जाइलम जो ऊतक हैं, जाइलम टिश्यू है वहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो लेटरल जल किसे कहते हैं? मृदा से अवशोषित जो जल है, मृदा से मूलरोम द्वारा अवशोषित जल का जाइलम ऊतकों तक पहुँचाना क्या कहलाता है? लेटरल फ्लो या पार्श्व फ्लो कहते हैं। ठीक है बेटा, और इसकी मार्ग की बात करें तो थोड़ा सा, तो मार्ग की बात मैं आपसे कर लेता हूँ। चलो, इसका जो मार्ग हो जाएगा वो मार्ग कुछ इस तरह से है। देखो, जल का मृदा से मूलरोम, तो जल है देखो जल है वो क्या करेगा? जो मृदा है वहाँ से कहाँ जाएगा? मूलरोम में जाएगा, रूट हेयर में जाएगा, वहाँ से कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बेटा? कॉर्टेक्स कोशिकाओं में कहाँ जाएगा? कॉर्टेक्स जो कोशिका हैं वहाँ जाएगा, और कॉर्टेक्स से कहाँ जाएगा? एंडोडर्मिस जो सेल्स होती हैं, कहाँ होती हैं? एंडोडर्मिस जो सेल्स होती हैं वहाँ जाएगा। ठीक है, ये कॉर्टेक्स कोशिकाएं इन कोशिकाओं के संपर्क में रहती है भीतर की। बाहर कौन सी है? कॉर्टेक्स कोशिकाएं। कॉर्टेक्स कोशिका की लेयर होती है, अंदर क्या होती है? एंडोडर्मिस सेल्स होती है। ठीक है, तो जल मृदा से कहाँ जाएगा? मूलरोम में जाएगा, मूलरोम से कहाँ जाएगा? कॉर्टेक्स कोशिका में जाएगा, और कहाँ जाएगा? एंडोडर्मिस जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ जाएगा, और वहाँ से कहाँ जाएगा? जाइलम वेसल्स में जाएगा। जाइलम जो वेसल्स हैं, जाइलम वेसल्स तक जल का क्या होगा? प्रवाह होगा। जाइलम वाहिकाओं तक का जल का प्रवाह कहलाता है। तो ये जल का क्या है? जल का क्या है? वो है एक फ्लो है। ठीक है, जल का क्या है? मार्ग है। ये मृदा से जल कहाँ जाएगा? मूलरोम में जाएगा, मृदा से जल को कौन अवशोषित करेगा? मूलरोम, है ना, और मूलरोम से कहाँ जाएगा? कॉर्टेक्स, तने की जो कॉर्टेक्स कोशिकाएं होती है वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा? ये जो जल है वो कहाँ जाएगा? एंडोडर्मिस कोशिकाओं में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? जाइलम जो वेसल्स होती हैं, जाइलम वेसल्स के अंदर प्रवेश कर जाएगा, है ना। उसके बाद कहाँ जाएगा? वहाँ पर दाव लगेगा, वो अगली पढ़ी थी हमने, जाइलम वेसल्स एवं ट्रैकिड्स के अंदर ये जल क्या जाएगा? तो ये जल क्या है? मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, केस का जल क्या है? केस का जल ऐसा जल है जो क्या होता है? केस का जल अर्थात कैपिलरी जो वाटर है वो क्या होता है?
केस के वाटर ऐसा जल है जो पादपों को क्या होता है, आसानी से क्या होता है, उपलब्ध हो जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसी जल को क्या करते हैं, पौधे ग्रहण कर पाते हैं, केसकीय जल को, है ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा मूलरोम क्या है। मूलरोम पता है वो क्या है। मूलरोम पादप का जो प्रौढ़ क्षेत्र है या फिर कह सकते हैं पादप का जो यंग क्षेत्र है, यंग क्षेत्र में उपस्थित जो छोटे छोटे धागे के समान क्या संरचना होती हैं, पतली पतली संरचना होती है, और इन्हीं जो मूलरोम होते हैं, इन मूलरोम से क्या क्या होता है बेटा, जल का अवशोषण होता है, ठीक है। तो मूलरोम मुख्य रूप से जो जल अवशोषण की क्रिया होती है उसको करने वाला मुख्य क्या है, घटक है ना। सर जेसी बोस ने किस पादप पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, सर जगदीश चंद्र बोस ने किस पादप पर प्रयोग किया था बेटा, बताओ। भारतीय जो टेलीग्राफ पादप है, भारतीय टेलीग्राफ नामक जो पादप है उस पर क्या किया, सर जगदीश चंद्र बोस ने अपना प्रयोग किया था। किसमें देखा था हमने ये, उसमें देखा था वाइटल फोर्स थ्योरी में, है ना। वाइटल फोर्स थ्योरी में देखा था। किसने दिया था ये, सर जगदीश चंद्र बोस ने दिया था। और इसका इंग्लिश नाम हो जाएगा डेस्मोडियम गायरेंस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय टेलीग्राफ पादप या फिर डेस्मोडियम गायरेंस। अगला क्वेश्चन है, डिक्सन एवं जॉली के सिद्धांत का नाम बताइए। तो डिक्सन एवं जॉली का सिद्धांत नाम है तनाव का सिद्धांत, ससंजन तनाव का सिद्धांत, ससंजन तनाव का सिद्धांत, ससंजन तनाव का सिद्धांत एवं इसका एक और नाम है एवं बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन, अपकर्ष या खिंचाव, खिंचाव का सिद्धांत। तो ये डिक्सन एवं जॉली हैं, उनके जो सिद्धांत का नाम है ये ससंजन तनाव का सिद्धांत या फिर बाष्पोत्सर्जन, अपकर्ष या खिंचाव का सिद्धांत, ठीक बेटा। अब अगले क्वेश्चन है, पार्श्वीय जल प्रवाह के मार्ग का नाम बताइए। ये जो चित्र बनाया हुआ है क्या हो जाएगा, पार्श्वीय जल का जो प्रवाह है इस क्वेश्चन से हो जाएगा। मृदा से मूलरोम, मूलरोम से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से कहाँ, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से जाइलम बेसिलस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लेटरल फ्लो का जो रेखा चित्र है वो हो जाएगा। मूल के विभिन्न अंगों के नाम लिखकर जल अवशोषण की जगह को अंगों का वर्णन कीजिए। आपको बताया, खूब बताया मैंने आपको, ये मूलरोम है, ऊपर मूलरोम हो जाएंगे, ये रूट कैप और क्या होता है ये रूट अपेक्स, रूट ऑफ रीजन ऑफ एलोंगेशन, ठीक है। और ये कौन सा हो जाएगा, रूट हेयर, तो यहाँ हो जाएगा कौन सा, मैचुरेशन रीजन्स। तो ये 4-5 नाम थे, चित्रों के द्वारा आपको बता देने। जल अवशोषण की सक्रिय विधि का वर्णन करें, खूब बताया आप लोगों को मैंने। अगला क्वेश्चन है, जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 2 कारक पर प्रकाश डालिए। पहला कौन सा था, प्राप्य जल, दूसरा कौन सा है, मृदा बातन, नंबर तीसरा कौन सा है, नंबर तीसरा था मृदा वायु की मृदा विलयन की सांद्रता और मृदा का तापमान। ये कुछ कारक थे जो जल जो अवशोषण क्रिया है उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अभी बताया आपको रसायन को क्या करें, डिफाइन करना है। तो पादपों का जो पादपों के अंदर जो रसायन की क्रिया क्या होती है, जल का क्या है, जल का भूमि से जो विभिन्न खनिज लवण होता है उनका विलयन के रूप में ऊपर की ओर क्या करना, विलयन के रूप में ऊपर की ओर पादपों के शीर्ष तक और विभिन्न भागों तक क्या है पहुंचना, क्या है, रसायन की क्रिया कहलाती है। रसायन के संबंध में प्रस्तुत दुख कितने वर्गों में बांटा गया है, सिद्धांतों को कितने रसायनों के संबंध में प्रस्तुत बातों को, हाँ सिद्धांत की बात कर रहा है। सिद्धांत 3 बात थे, कौन कौन से थे, पहला था वाइटल फोर्स थ्योरी, दूसरा था रूट प्रेशर थ्योरी और तीसरा था फिजिकल फोर्स थ्योरी। 3 सिद्धांत थे, ठीक बेटा। तो ये पूरा चैप्टर हमारा आज समाप्त होता है, एंड होता है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं, वैसे इसमें प्रॉब्लम होगी नहीं, बहुत सिंपल पार्ट है इसमें, है ना। आप लोग इसमें एक बार में आराम से इसको समझ जाओगे। और मेरी वीडियो देख लेना आप लोग, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप और एक बार आपसे बुक से भी जरूर पढ़ें, ठीक है। तो भी जो भी समस्या आती है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जल कौन सा है, केसकीय जल। ये 3 जल है, इनमें से कौन सा जल काम आता है पौधों के लिए, केसकीय जल, ठीक बेटा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।